भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यानमाला के इस व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों का तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और उनको सप्रेम जय भीम भी। आज के इस व्याख्यान का विषय है संविधान का अनुच्छेद 19 अर्थात मसौदे का अनुच्छेद 13। यदि मैं इस व्याख्यान में अनुच्छेद 13 कहूँ या अनुच्छेद 19 कहूँ, दोनों का अर्थ एक है, क्योंकि यह अनुच्छेद मसौदे में 13 क्रमांक पर था, बाद में फाइनल स्टेज में वह संविधान में 19 हुआ है। ध्यान रहे कि अनुच्छेद 19 यह फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, संविधान का भाग 3, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकारों का अध्याय, इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में जो भी हक, जो भी अधिकार फंडामेंटल राइट्स के रूप में संविधान के माध्यम से जिनकी गारंटी दी हैं, उनको बहुत बार नैसर्गिक नेचुरल राइट्स कहा जाता है, बर्थ राइट्स कहा जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति को यह प्राप्त हो, इसकी चिंता न्यायालय द्वारा की जाती है, इसकी चिंता राज्य द्वारा भी की जाती है। फंडामेंटल राइट्स के संबंध में ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा से यह कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जिनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, बर्थ राइट्स कहते हैं, यह कोई किसी को देता नहीं, न तो संविधान देता है और न ही राज्य देता है। यह जन्मजात हैं, जन्म से ही प्राप्त होते हैं, नेचुरल राइट्स हैं और बर्थ राइट्स हैं। हाँ, फिर संविधान क्या करता है? संविधान इसकी गारंटी देता है, संविधान इसको रिकॉग्नाइज करता है, संविधान इसकी गारंटी देता है। और संविधान सामान्यतया यह जो फंडामेंटल राइट्स है, इस पर राज्य अतिक्रमण करता है। राज्य इन फंडामेंटल राइट्स पर अतिक्रमण न करे, राज्य के अतिक्रमण से इन फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए संविधान में उपाय भी किए जाते हैं। जब कभी हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता को जब पूछा गया कि इस संविधान में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय अनुच्छेद कौन सा है, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे दृष्टि से इस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसको मैं संविधान का प्राण कहूँगा, वह अनुच्छेद 32 है। और इसका महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान अधिकार तो देता है, परंतु इस अधिकार को सुरक्षित रखने के उपाय यदि नहीं किए गए तो यह अधिकार सिर्फ पेपर पर रहते हैं, राज्य कभी भी इनका अपहरण कर लेता है। और इसीलिए अनुच्छेद 32 के अधीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता, जिनको भारत के सामाजिक स्थिति की सारी कल्पना थी, सामाजिक स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, लोगों की अवस्था को जानते थे, उन्होंने संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में जो उपाय योजना की, वह एक यूनिक उपाय योजना है, अपने आप में एक अद्वितीय उपाय योजना है, जिसके चलते यदि राज्य ने किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण किया तो राज्य करता ही है, जिसकी बात हम करेंगे। यदि मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण किया तो एक सामान्य नागरिक को अनुच्छेद 32 के अधीन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को आवेदन दिया जा सकता है। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अनुच्छेद 32 सबसे प्रिय अनुच्छेद, सबसे महत्व का अनुच्छेद रहा है। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में जो भी
फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक या दो अधिकारों का जिक्र संविधान के उद्देशिका में भी आया है, जिसके संबंध में हम बात करेंगे। वर्तमान में मतलब 2014 के बाद जब से बीजेपी का शासन केंद्र में आया, जब से माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब से निरंतर नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से धीरे धीरे नहीं खुले आम वंचित किया जा रहा है। दुनिया में इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुए हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विशेष तौर पर अभिव्यक्ति के विचारों के स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसका निरंतर मोदी सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। इस संबंध में हम बात करेंगे। यह स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संविधान निर्माताओं के लिए थी, संविधान सभा के लिए थी, संविधान के लिए भी थी, परंतु 2014 के पश्चात इसका निरंतर हनन होता जा रहा है और जिसके संबंध में न्यायालय समय समय पर अपने निर्णय के माध्यम से सरकार को प्रतिबंधित करते हैं कि सरकार ने इस प्रकार से इन अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, इस अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं कल परसों का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि न्यायालय इसके संबंध में क्या कहता है। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय का है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। यह निर्णय 15 जून 2021 को उच्च न्यायालय ने दिया है और उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दूसरे ही दिन दौड़ते दौड़ते दिल्ली की पुलिस इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दाखिल करने के लिए और इस निर्णय को शून्य बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। इतना यह महत्वपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय के अधीन आपको शायद जानकारी होगी, यूएपीए कानून है। यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। सिंपल में इसका है, यदि आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलो, सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध नहीं, देश के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलो या पार्लियामेंट का किसी निर्णय का विरोध करो तो आपको राष्ट्रद्रोही माना जाता है और आप पर यूएपीए के अधीन मुकदमा, आपको अरेस्ट किया जाता है, आरोपी बनाया जाता है, जिसमें सालों तक जमानत भी नहीं मिलती। जब कोरोना से पहले भारत में और विशेषतः दिल्ली में शाहीन बाग में सीएए के अगेंस्ट, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। हम बात कर रहे हैं यूएपीए की, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला कानून। इस कानून के तहत किसी भी आरोपी पर, किसी भी व्यक्ति पर, जब कोई व्यक्ति सरकार के विरोध में बोलता है, मोदी जी के विरोध में बोलता है, बीजेपी के विरोध में बोलता है, आरएसएस के विरोध में बोलता है या पार्लियामेंट के किसी निर्णय के विरोध में बोलता है, तो उस पर देशद्रोह का आरोप किया जाता है और इस कानून के अंतर्गत उसे अरेस्ट किया जाता है। हम बात कर रहे थे यूएपीए की, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की, गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले कानून की। इस कानून का बहुत अधिक दुरुपयोग मोदी सरकार के समय में हो रहा है। जब भी कोई व्यक्ति संविधान ने दिए हुए अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए मोदी के विरुद्ध, मोदी शासन के विरुद्ध, मोदी की सरकार के विरुद्ध या कभी कभी पार्लियामेंट के किसी निर्णय के विरुद्ध या बीजेपी के विरुद्ध या कभी कभी आरएसएस के विरुद्ध भी यदि कभी बात करता है, अपने विचार प्रकट करता है, तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है और यूएपीए के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया जाता है।
अरेस्ट करने के बाद उसको बेल कब मिलेगी मालूम नहीं। यहाँ पर एक ध्यान में रखिए कि राज्य के विरुद्ध यदि कोई बोलता है तो वो देशद्रोह माना जा, राज्य के विरुद्ध नहीं, राज्य के विरुद्ध यदि कोई हिंसक कार्रवाई करता है, भड़काने वाली कार्रवाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में तनाव निर्माण होता है, तो उसको हम एक देशद्रोह की कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु सरकार के विरुद्ध बोलना, मोदी के विरुद्ध बोलना, बीजेपी के विरुद्ध बोलना, पार्लियामेंट के निर्णय का विरोध करना, इसको न्यायालय देशद्रोह की कार्रवाई नहीं मानता। जब कोरोना से पहले, कोरोना का प्रादुर्भाव होने से पहले दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था, CAA विरोधी आंदोलन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, शाहीन बाग के नाम से वो आंदोलन प्रसिद्ध है। उस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, जामिया मिलिया के विद्यार्थियों ने भी सहभाग लिया, उसमें भाषण दिया और उनमें भाषण देने के CAA का विरोध करने के चलते कुछ विद्यार्थियों को अरेस्ट किया गया था। उनमें से 3 नाम अभी बड़े चर्चा में, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तना। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता दोनों JNU के विद्यार्थी हैं और तना जी यह जामिया मिलिया के विद्यार्थी हैं। इन तीनों को 1 साल से भी ऊपर हो गया जेल में बंद कर दिया गया था। आरोप था UAPA के अंतर्गत देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इन्होंने क्या किया था? CAA का विरोध किया था। CAA पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून है, उस कानून का विरोध किया था, मोदी सरकार का विरोध किया था, मोदी के निर्णय का विरोध किया था। बात यह हो गई है कि अभी मोदी इज़ इंडिया हो गए हैं, मोदी के विरुद्ध बोलो तो इंडिया के विरुद्ध बोला गया है, ऐसा माना जाता है। मोदी के विरुद्ध, मोदी जी के निर्णय के विरुद्ध बोलो तो देशद्रोह का आरोप कभी भी आप पर लग सकता है। ऐसी स्थिति आज विद्यमान हुई है। तो 1 साल से ऊपर हो गया, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया। इनकी बेल की एप्लीकेशन निचले कोर्ट ने खारिज कर दी, बेल नहीं दी। ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और फिर 15 जून 2021 को इन लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दी गई। बेल का निर्णय देते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी ही कठोर प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस पर व्यक्त की। यदि आप समाचार पत्र देखो तो आपको जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है। इसका अर्थ समाचार पत्रों में यह लगाया गया है कि दिल्ली की पुलिस पर न्यायालय की कठोर टिप्पणी का मतलब केंद्र के गृह मंत्री पर यह टिप्पणी की गई है। और फिर केंद्र के गृह मंत्री पर टिप्पणी, स्वाभाविक है कि दिल्ली पुलिस दौड़ते दौड़ते सर्वोच्च न्यायालय में गई इस टिप्पणी को निकालने के लिए और अपने गृह मंत्री की साख बचाने के लिए। क्या कहते हैं दिल्ली का उच्च न्यायालय? दिल्ली का उच्च न्यायालय कहता है कि सरकार के विरोध में कोई बोले नहीं, सरकार के निर्णय का कोई विरोध ना करे, पार्लियामेंट के निर्णय का कोई विरोध ना करे, इसीलिए वर्तमान दिल्ली पुलिस UAPA का दुरुपयोग कर रही है। और दुरुपयोग करते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी, इनमें दिल्ली पुलिस कोई अंतर नहीं करती। दिल्ली उच्च न्यायालय के शब्द में बता रहा हूँ, राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी में दिल्ली पुलिस कोई अंतर नहीं करती। टेररिस्ट एक्टिविटी यदि होती है तो उसके लिए जेल में भेजना लाजिमी है, कार्रवाई करना लाजिमी, परंतु सरकार का विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और दिल्ली पुलिस ने राइटफुल प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट और
टेररिस्ट एक्टिविटी की जो सीमा रेखा है वह धूमिल कर दी है और हर विरोध को दिल्ली पुलिस टेररिस्ट एक्टिविटी मानने लगती है और इसीलिए किसी को भी उठाकर इस कानून के तहत जेल में बंद कर सकती हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंटल एंड पार्लियामेंट्री एक्शंस आर लेजिटिमेट। सरकार की कोई भी कार्रवाई हो या पार्लियामेंट का कोई भी निर्णय हो, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना यह वैधानिक है, यह संवैधानिक है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर प्रोटेस्टर टू पुश लिमिट्स परमिसिबल। कभी कभी प्रोटेस्ट करते हुए, निषेध करते हुए सीमाएं लांघी जा सकती है, सीमाएं लांघी जा सकती। कोई पत्थर फेंक सकता है, कोई और कुछ कर सकता है, परंतु इसलिए उसको टेररिस्ट नहीं माना जाता। ये स्वाभाविक है, परंतु कार्रवाई ही करनी है तो फौजदारी दंड संहिता के अधीन कार्रवाई कीजिए, यूएपीए लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया, न्यायालय कहता है कि उन्होंने प्रक्षोभक भाषण दे दिया, उनके चक्का जाम कर दिया, उन्होंने महिला जो आंदोलन कर रही थी सीए के विरुद्ध उनको भी प्रक्षोभित कर दिया, परंतु यह सारी कार्रवाइयाँ प्रोटेस्ट के अंतर्गत आती है, टेररिस्ट एक्टिविस्ट के अंतर्गत नहीं आती। और इसीलिए इसको टेररिस्ट एक्टिविटी बताना, इसको सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र बताना, यह गलत बात है, यह यूएपीए का दुरुपयोग है। बाद में उच्च न्यायालय कहता है हमारे देश की आधारशिला बहुत ही मजबूत है, फाउंडेशन बड़ा सशक्त है। इस प्रकार के भाषण, और भाषण भी किसने दिए? जेएनयू के 2 विद्यार्थी और जामिया मिलिया का एक विद्यार्थी। दोनों विद्यापीठ दिल्ली के हृदय स्थल में हैं। ऐसे स्थिति में क्या इन 3 विद्यार्थियों के भाषण से हमारे देश का, राष्ट्र का फाउंडेशन हिल जाएगा? ऐसा लगता है कभी हिलने वाला नहीं है और इसीलिए बड़ा मजबूत है। इन तीनों विद्यार्थियों पर इस प्रकार की कार्रवाई बहुत ही अनुचित है और इसीलिए हम दिल्ली पुलिस की इसके लिए कठोर आलोचना करते हैं। दिल्ली पुलिस दौड़ते दौड़ते सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों विद्यार्थियों की बेल कायम रखी, तीनों विद्यार्थियों की बेल कायम रखी और बाद में कहा कि उच्च न्यायालय में बाकी का जो निर्णय दिया है उस पर हम जरूर विचार करेंगे, मगर हम बेल को खारिज नहीं करते। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का, विचारों के स्वतंत्रता का, मोदी सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का, पार्लियामेंट के किसी कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के अधिकार को वर्तमान सरकार टेररिस्ट एक्टिविटी मानती है, ऐसा दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय है। यह एक ही उदाहरण नहीं है, कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसके चलते अनेक एक्टिविस्ट प्रकार के लोगों को अरेस्ट किया जाता है, किया जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपके नज़र में लाना चाहूँगा वह दुनिया में भारत की छवि लोकतंत्र की अवमानना के लिए, लोकतंत्र की अवस्था दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है। इसके लिए दुनिया में कुछ अध्ययन किए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, उस एक रिपोर्ट का भी जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। यह सारी बातें मोदी सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इसका सीधा डायरेक्ट संबंध अनुच्छेद 19 से है और अनुच्छेद 19 के खंड 1 में जो उपखंड क है उसमें है जो वाक स्वतंत्रता की बात करता है और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की बात करता है। इसका डायरेक्ट संबंध
संविधान के उद्देशिका में विचार और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य जो कहा गया है उससे हैं। क्या कहता है यह रिपोर्ट, किसने प्रकाशित की? स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्यूटेनबर्ग। और जो अध्ययन किया गया उस पर वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, रिपोर्ट ऑन डेमोक्रेसी 2020, गत वर्ष का ही यह रिपोर्ट है। 189 देशों का अध्ययन किया गया और सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ है। इनके अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष निकाला गया कि भारत का क्रमांक 189 देशों में 170 है। कहाँ है हम? डेमोक्रेसी के बारे में कहाँ है? 170 क्रमांक पर है। कितनी अच्छी बात है। 189 में से 170 मार्क्स हमें मिले हैं। है ना अभिनंदन की बात, है ना अभिमान की बात, है ना स्वाभिमान की बात। और फिर अध्ययन के कुछ निष्कर्ष यह बताते हैं, कुछ इंडेक्स के आधार पर भारत कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, इसका अर्थ है उदारमतवादी जनतंत्र का निर्देशांक। उसमें कहा गया है कि 2009 में भारत इस निर्देशांक पर 0.55 था। 0 जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे हम अच्छे हो रहे हैं, ऐसा निर्देशक है। 0.55 पर था 2009 में, वो 2019 में घटकर 0.36 हो गया है। अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स पर हम 0.55 से 0.36 पर आ गए 2019 में। मोदी सरकार जिंदाबाद। सिविल लिबर्टीज इंडेक्स, नागरिक स्वतंत्रता निर्देशांक, 2009 में हम 0.75 थे, 2019 में हम 0.59 हो गए हैं। 2019 में हम 0.59 हो गए हैं। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, एकेडमिक फ्रीडम मतलब बुद्धिजीवियों को, विद्यापीठों को, विद्यापीठों के प्राध्यापकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2009 में 0.74 थी, 2019 में 0.35 हो गई है। 0.74 से हम कहाँ पहुँचे हैं? 0.35 पर। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इमरजेंसी में भी 1975-76 में भी यह इंडेक्स इतना नीचे नहीं आया था जितना 2019 में। इसी को कहते हैं अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। यह अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी भयानक है, जिसने विचारों की स्वतंत्रता को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इंडेक्स 2009 में 0.87 था, आज घटकर 0.51 हो गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ इंडेक्स, अब एनजीओ के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, परंतु एनजीओ का अर्थ स्वयंसेवी संस्था ऐसा होता है। और डेमोक्रेसी में स्वयंसेवी संस्थाओं की भी अहम भूमिका मानी जाती है। बीजेपी के शासन में केवल आरएसएस और बीजेपी समर्थित एनजीओज़ को ही कार्यरत रखा गया है। बाकी सारे एनजीओज़ को, सारे उनके आय के स्रोत, फंडिंग के स्रोत समाप्त कर दिए गए। अमेंस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। और इसीलिए यह इंडेक्स 2009 में जो 0.81 था वह 2019 में घटकर 0.58 पर आ गया है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हमारा रैंकिंग 93 है। हम बड़ा गर्व से कहते हैं कि भारत में चुनाव बड़े निष्पक्ष होते हैं,
चुनाव बड़े, और हमारे डेमोक्रेसी का यह सबसे बड़ा अभिमान की बात है कि इतने बड़े डेमोक्रेसी में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारा नंबर 93 है। और इक्वेलिटी इंडेक्स, समानता, स्त्री पुरुष समानता, जाति आधारित समानता, हम कहाँ पर है? हम 132 पर है। हम कहाँ पर है? 132 पर। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों से ट्विटर पर विवाद शुरू है। ट्विटर पर सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। ट्विटर यह समाज माध्यम का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समाज माध्यम, इसको कहते हैं सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण माध्यम। सरकार ने नया कानून बनाया। नया कानून के चलते उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, औपचारिकताएं हैं जो पूरी की जानी चाहिए थी। ट्विटर ने अभी तक औपचारिकताएं पूरी नहीं की, इसके लिए उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। बात यह कही जा रही है कि ट्विटर का 2014 के चुनाव में, उसके बाद के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी सबसे अधिक उपयोग मोदी जी ने किया, बीजेपी के नेताओं ने किया, और मोदी जी के चुनाव में ट्विटर जैसे माध्यम की अहम भूमिका रही है, ऐसा माना जाता है। मोदी जी के दुर्भाग्य से, बीजेपी के दुर्भाग्य से कोरोना आ गया और सारी पब्लिक एक्टिविटीज़ समाप्त हो गई। विरोधी पार्टियों ने भी ट्विटर का उतना ही सक्षमता से उपयोग करना शुरू कर दिया, और ट्विटर जितना मोदी जी के लिए सहायक सिद्ध हुआ, उनका विरोध करने के लिए भी विरोधियों के हाथ में कारगर हथियार साबित हो गया। और इसीलिए ट्विटर के लाभ मोदी जी को कम दिखने लग गए, बीजेपी को कम दिखने लग गए, और तुर्रा यह कि उन्होंने संबित पात्रा जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है, उनके एक ट्वीट को ही मैनिपुलेटेड कर दिया। बड़ी दुखी हुई बीजेपी, बड़ी दुखी हुई संबित पात्रा। स्वाभाविक है, तो हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री है, तकनीकी मंत्री है प्रसाद जी, वह कैसे चुप रहने वाले थे? बड़ी कठोर कार्रवाई कर दी ट्विटर पर, और वो प्रकरण अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह, कानून लागू होने चाहिए, कानून स्वीकारे जाने चाहिए। कोई भी छोटी बड़ी कंपनी हो, विदेशी हो, स्वदेशी हो, देशी कानून का उन्होंने पालन करना चाहिए। ट्विटर ने भी जो कानून बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। परंतु उस कानून को लागू करते समय यदि आपकी मंशा यदि पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, दूषित है, तो समस्याएं निर्माण होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम आइए संविधान के अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, या मसौदे के अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। यह अनुच्छेद संविधान सभा में चर्चा के लिए 1 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर जब भी अनुच्छेद प्रस्तुत करते थे चर्चा के लिए, तब वो पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ते थे। वो सिर्फ इतना कहते थे कि अध्यक्ष महोदय, मैं अनुच्छेद 13, मसौदे का अनुच्छेद 13 स्वीकृति के लिए संविधान सभा में उपस्थित करता हूँ। पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ते, इसलिए उसमें क्या था मैं कह नहीं सकता, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मसौदा कहीं मिलेगा मालूम नहीं मुझे, कोशिश की नहीं मिला मुझे मसौदा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महोदय, मसौदे का अनुच्छेद 13 मैं संविधान सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ। बाकी कुछ नहीं कहा डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक अपना नियम बना लिया था, एक परिपाटी बना ली थी कि कोई भी अनुच्छेद प्रस्तुत करते समय आवश्यकता न हो तो प्रस्तुति के समय वो भाषण नहीं देते थे। और सारे भाषणों के बाद में, सारी प्रतिक्रियाओं के बाद में, सारे संशोधन उपस्थित करने के बाद में वह अपनी बात अंतिम रूप से कहते थे, उनका शब्द अंतिम होता था।
मसौदा का अनुच्छेद 13 प्रस्तुत करने के बाद उस मसौदे पर चर्चा हुई। उसके पहले संविधान में यह जो अनुच्छेद है वो क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरा अनुच्छेद मैं नहीं पढ़ूंगा, उसके खंड 1 और खंड 2 सिर्फ मैं पढ़ूंगा। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, शीर्षक है वाक स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अनुच्छेद 19 है। उसका खंड 1 सभी नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। सभी नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। कौन से अधिकार मिले हैं नागरिकों को? देखिए, आपके पास संविधान की प्रत अवश्य होनी चाहिए। इस व्याख्यान के सुनने के बाद आप संविधान खोलिए और संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वह शायद अधिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकता है। क्या कहता है खंड 1? भारत के सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वाक मतलब भाषण स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा, प्रोटेस्ट का अधिकार होगा। शांतिपूर्ण होना चाहिए और किसी प्रकार का शस्त्र नहीं होना चाहिए, आयुध साथ में नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का अधिकार होगा। संघ बनाने का अधिकार होगा, संस्थाएं बनाने का अधिकार होगा। भारत में कहीं पर भी अबाध संचरण का, घूमने फिरने का अधिकार होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का, कहीं भी बस जाने का अधिकार होगा। और सबसे महत्व का दिया गया है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होता है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की आपको स्वतंत्रता होगी। है कि नहीं महत्वपूर्ण? फिर से मैं दोहराता हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता, अपने आप को संगठित करने की स्वतंत्रता, अपने आप को संगठित करने की स्वतंत्रता, भारत में अबाध घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास की और स्थायी होने की स्वतंत्रता, और कोई भी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, नौकरी, पेशा करने की स्वतंत्रता। महत्वपूर्ण, इसीलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। खंड 2 में इन अधिकारों पर, इन स्वतंत्रताओं पर कुछ बंधन लगाए गए हैं, कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण है, आप इन अधिकारों का उपभोग लेते समय समाज की सुरक्षा और नीतिमत्ता पर आघात हो, इस प्रकार से अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। राज्य की शासन व्यवस्था ही समाप्त हो, इस प्रकार से आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। राज्य के विदेशी सरकारों के साथ संबंध खराब हो, इस प्रकार से आप इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना के लिए आप इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। इस अधिकार के चलते मैं न्यायालय को गाली नहीं दे सकूंगा, मैं न्यायालय का अपमान नहीं कर सकता। यह प्रतिबंध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लगाए हैं, जिसके संबंध में वो कहते हैं कि कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, निरपेक्ष नहीं होते, बिना प्रतिबंध नहीं होते, अन्यथा उसको स्वैराचार कहा जाएगा। प्रत्येक अधिकार पर कुछ ना कुछ नियंत्रण होते ही है। प्रत्येक संविधान में इस प्रकार से नियंत्रण रखे गए हैं। जिन संविधानों में इस प्रकार से नियंत्रण नहीं है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इस प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। अमेरिका जैसे देश में पहले अनिर्बंध अधिकार थे, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, और इसीलिए इन अधिकारों को समाज की सुव्यवस्था और नीतिमत्ता को कायम रखने के लिए राज्य को
राज्य को कानून बनाने का और वर्तमान कानून लागू रहेंगे इसका अधिकार दिया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1948 की, उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए हुए कानून अस्तित्व में थे, उसी से हमारा शासन प्रशासन चल रहा था, पार्लियामेंट के चुनाव होने थे, संविधान लागू होने थे, नए कानून बनने थे। जब तक नए कानून नहीं बनते तब तक पुराने कानून जो अस्तित्व में है वो अस्तित्व में रहने वाले थे। और इसीलिए प्रावधान किया गया कि इन अधिकारों पर वर्तमान कानून का नियंत्रण रहेगा और आगे वाले कानून नियंत्रण करने के लिए संसद को आगे कानून बनाने का भी अधिकार होगा। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद रखा गया है और इस पर चर्चा आरंभ हो गई। सबसे पहले दामोदर स्वरूप सेठ ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया। दामोदर स्वरूप सेठ को हम जानते हैं क्योंकि पिछले व्याख्यान में अनुच्छेद 16(4) पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यही दामोदर स्वरूप सेठ हैं जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। अभी भी एक अनुच्छेद 19 पर उन्होंने एक संशोधन रख दिया और उनका मुख्य आक्षेप था कि इन अनुच्छेद 19 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं 1948 की, 2021 की बात नहीं कर रहे हैं। 2021 में समाचार पत्र तो है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया है, टीवी आ गया है और बाद में अब सोशल मीडिया भी आ गए हैं। क्या क्या है अभी हमारे सामने जानकारी के लिए? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है। 1948 में केवल प्रिंट मीडिया था। 1948 में केवल क्या था? प्रिंट मीडिया था और प्रिंट मीडिया की बड़ी अहम भूमिका मानी जाती थी जनजागरण के लिए, सरकार पर अंकुश रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने अखबार निकाले। समाज परिवर्तन की दृष्टि से समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को जानते हुए अखबार निकाले गए। 1920 में डॉक्टर आम्बेडकर ने मूकनायक निकाला था। याद आ रही है आपको? 1920 में मूकनायक निकला और उसके बाद में यह बहिष्कृत भारत आ गया, उसके बाद में जनता आ गया और उसके बाद में प्रबुद्ध भारत आ गया और उसी के साथ साथ वंदना संघ का धम्मघोष आ गया। उसके साथ साथ वंदना संघ, परंतु मैं याद करना चाहूँगा स्वतंत्रता से पूर्व की बात को, मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1920 में मूकनायक निकाला। उसके बाद में बहिष्कृत भारत आया, उसके बाद में जनता आया। तो यह है परंपरा। और यह परंपरा होते हुए भी सेठ साहब आरोप करते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मसौदे में इस अनुच्छेद में कहीं पर भी समाचार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया है। बाद में डॉक्टर अम्बेडकर इसका जवाब जो देंगे वो बाद में हम सुनेंगे। आगे क्या कहते हैं सेठ साहब? श्री